गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। बच्चों, जैसा कि आपको पहले से पता है कि मैं क्लास 9th और 10th के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के वीडियोज अपलोड करूंगा और क्लास 11 12th के लिए केवल और केवल फिजिक्स के वीडियोज अपलोड किए जाएंगे। अगर मेरा पढ़ाया हुआ या मेरा समझाया हुआ अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक करें, जो न्यू यूज़र हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले आसानी से पहुंच जाए। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्लास 11th के फिजिक्स की बात करेंगे और क्लास 11th के फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर की बात करेंगे हम लोग, जिसका नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। इसमें इस चैप्टर को शुरू करने के पहले या इस टॉपिक को डील करने के पहले एक टर्म देखते हैं हम लोग, जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटी। तो बच्चों, सबसे पहले बता दें कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। तो दुनिया में जिन चीजों का मेजरमेंट फिजिक्स के नियम के अनुसार से पॉसिबल हो उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे स्पीड का मेजरमेंट पॉसिबल है तो फिजिकल क्वांटिटी हो गया, वेलोसिटी पॉसिबल है तो फिजिकल क्वांटिटी हो गया, फोर्स पॉसिबल है तो वो भी फिजिकल क्वांटिटी हो गया, मास मेजर करना पॉसिबल है वो भी फिजिकल क्वांटिटी हो गया। यानी कि दुनिया की जितनी चीजें जिनका मेजरमेंट पॉसिबल हो उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे टर्म भी हैं जिनका मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है और वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई उदास है, जाकर आप पूछते हो कि भैया आप कितने उदास हो, वो बताएगा बहुत उदास हूं। फिर आप पूछोगे भैया कितने आप उदास हो, तो शायद वो अपने उदासी को न्यूमेरिकल वैल्यू में एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा कि आखिर वो एग्जैक्ट है कितना उदास, वो उदास है कितना, नहीं बता पाएगा। तो जिसके बारे में जिसका मेजरमेंट पॉसिबल नहीं हो सके वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता है, जिसका मेजरमेंट ना हो सके वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिफाइन कर सकते हैं हम लोग कि द क्वांटिटी विच कैन बी measured directly or indirectly in term of physics law। फिजिक्स के नियम के अनुसार से जिसका मेजरमेंट पॉसिबल हो उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको फिजिकल क्वांटिटी नाम दिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं स्पीड मेजरमेंट पॉसिबल है, फोर्स का भी मेजरमेंट पॉसिबल है, फिर मास का भी मेजरमेंट पॉसिबल है, टाइम का भी मेजरमेंट पॉसिबल है, etc। ये सारे के सारे कौन से क्वांटिटी हो गए, फिजिकल क्वांटिटी हो गए। बच्चों, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में दो टर्म होते हैं। कौन कौन सा दो टर्म होता है, देखिए, जो भी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं उसमें दो टर्म होते हैं। एक होता है जिसको कहते हैं हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू बोल सकते हैं, एक को, दूसरे को बोल सकते हैं उसका यूनिट। जैसे मान गए कि 2 kg हमने लिख दिया, यहां पर मेजरमेंट हुआ तो फिजिकल क्वांटिटी हो गया। इसमें दो टर्म है, एक 2 जिसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू बोल सकते हैं और दूसरा kg है जो उसका क्या है, यूनिट है। और टोटल मिल करके क्या बनाया, 2 और kg मिल करके क्या बना दिया, ये फिजिकल क्वांटिटी बना दिया। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी में दो टर्म, एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा होता है यूनिट। अगर फिजिकल क्वांटिटी को हम Q से डिनोट करें तो Q इज इक्वल टू होता है NU, जहां पर Q जो होगा वो फिजिकल क्वांटिटी होगा, N इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और U पर क्या होगा, यूनिट होगा। यानी Q इज इक्वल टू NU लिख सकते हैं, जहां पर Q जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये फिजिकल क्वांटिटी हो जाएंगे, N इज इक्वल टू हो गया उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और U क्या हो गया उसका यूनिट हो गया। तब जाकर के क्या बना दिया, Q इज इक्वल टू NU बना दिया। Q इज इक्वल टू NU यहां पे फॉर्म हो गया। यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में दो टर्म होते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, एक उसका क्या होता है, यूनिट होता है। दोनों मिलकर के क्या बनाता है, फिजिकल क्वांटिटी बनाता है।
नोट कर बच्चों, ताकि मैं मिटाऊं और फिर आगे बढ़े हम लोग अपने टर्म पे, आगे टॉपिक पे बढ़े हम लोग। नोट कीजिए, मिटाए बच्चों। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप के होते हैं। तो मैं बता दूं बाबू कि फिजिकल क्वांटिटी ओरिजिनली और मेनली दो टाइप के होते हैं। एक को कहा जाता है फंडामेंटल क्वांटिटी, एक को फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरे को बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी, दूसरे को डिराइव्ड क्वांटिटी। इस फंडामेंटल क्वांटिटी का दूसरा नाम भी होता है जिसको कहते हैं बेस क्वांटिटी। अब देखिए, जैसे कि अल्फाबेट्स में जितने वॉवेल्स होते हैं उनको बोलते समय किसी कॉन्सोनेंट्स की हेल्प नहीं लेनी पड़ती है, लेकिन कॉन्सोनेंट्स को बोलते समय हमेशा किसी ना किसी वॉवेल्स का यूज करना पड़ता है। उसी तरह सेम टू सेम दुनिया में जितने क्वांटिटी हैं जो सिंगल हो, जो इंडिपेंडेंट हो, जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं हो, उसको क्या कहते हैं हम? फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। यानी कि लिख सकते हैं इसके बारे में कि इट इज इंडिपेंडेंट, यह इंडिपेंडेंट होता है किससे? अदर से, दूसरे क्वांटिटी से ये इंडिपेंडेंट होते हैं। जबकि डिराइव्ड क्वांटिटी जो होता है वो डिपेंड ऑन किस पे? डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी कि डिपेंड ऑन अदर, दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ठीक है ना? अच्छा, दूसरा जैसे कि इंडिपेंडेंट में एग्जांपल के रूप में यहां पर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं एग्जांपल के रूप में? जैसे कि मास, ये किसी पर डिपेंड नहीं है, मास सिंगल है, टाइम वो भी सिंगल है, तो मास, टाइम, ये सब क्या सिंगल है, ये सब के सब कौन से क्वांटिटी हो जाएंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी हो जाएंगे। लेकिन इसमें हम एग्जांपल के रूप में दे सकते हैं कि जैसे कि स्पीड की बात करें तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस यानी कि लेंथ, टाइम यानी कि टाइम, तो डिस्टेंस भी कौन सा है? फंडामेंटल क्वांटिटी है, और टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस और टाइम यानी कि दो फंडामेंटल क्वांटिटी के मिलने से क्या बना? एक डिराइव्ड क्वांटिटी बना। तो बाबू बता दें कि टोटल 7 क्वांटिटी होते हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं। एक मास हो गया, एक टाइम हो गया, दूसरा लेंथ लिख सकते हैं, मास टाइम लेंथ, उसके बाद टेम्परेचर लिख सकते हैं, टेम्परेचर हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये भी एक क्वांटिटी है, और लास्ट होता है 7 नंबर में लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। ये सातों के अलावा जैसे कि मास 1, 2, 3, 4, यहां पर 5 हो गया, और यहां पे 6, और एक यहां पे क्या हो गया? 7 हो गए। टोटल कितने क्वांटिटी हो गए? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हो गए, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई। सातों के अलावा जितनी चीजें हैं वो सब के सब कौन से हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी हैं। यानी कि इसमें लिख सकते हैं अदर देन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। 7 क्वांटिटी के, इस 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के अलावा जितने क्वांटिटी होते हैं वो सब के सब कौन हो जाएंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएंगे। और बाकी ये जो 7 है उसको किसके अंदर रखा जाएगा? फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर रखा जाएगा। तो बच्चों नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़े। नोट कीजिए इसको। दूसरा एक और इसमें लिख सकते हैं आप, इसमें एक और लिख सकते हैं कि नॉट डिफाइंड इन अदर फॉर्म, यानी किसी दूसरे की मदद से इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। सिंगल अपने आप को डिफाइन करेगा, लेकिन ये दूसरे की हेल्प से डिफाइन होता है। कौन? डिराइव्ड, यानी कि डिफाइंड बाय अदर। जैसे कि स्पीड को ही डिफाइन करना हो तो डिस्टेंस पर यूनिट ऑफ टाइम बोलेंगे, डिस्टेंस यानी कि लेंथ, और लेंथ क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। यहां पर टाइम भी कौन सा क्वांटिटी है? यहां पर टाइम भी कौन सा क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी है।
तो यहाँ पर लेंथ और टाइम दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी हैं और दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से क्या किया गया है, डिराइव्ड क्वांटिटी बनाया गया। सिंपल समझने के लिए आप एक बात जान सकते हैं, जिसमें एक सिंगल क्वांटिटी अवेलेबल हो वो फंडामेंटल क्वांटिटी हो, और जिसमें एक से अधिक क्वांटिटी अवेलेबल होते हैं उसको कौन सा क्वांटिटी कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। नोट कर लीजिए दोनों में डिफरेंसेस जो भी हैं सो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नोट कीजिए इसको बेटा बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है वो, देखिएगा ध्यान से। फिजिकल यूनिट, अभी आपने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटी, अब पढ़ेंगे हम लोग फिजिकल यूनिट के बारे में। अब जितने फिजिकल क्वांटिटी हैं, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, उनके मेजरमेंट के लिए एक स्पेशल यूनिट बनाया गया, जिसको क्या बोला गया, फिजिकल यूनिट नाम दिया गया। एक स्पेशल यूनिट नाम बनाया गया, जिसका नाम दिया गया क्या होगा, फिजिकल यूनिट नाम देंगे। यानी क्या कह सकते हैं कि इट इज अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड, it is amount of standard physical quantity, it is amount of standard physical quantity used to measure same kind of physical quantity, same kind of physical quantity। ध्यान दीजिएगा, फिजिकल यूनिट यानी कि मान गए कि जितने टाइप के स्पीड हैं, जितने टाइप के स्पीड हैं, स्पीड कोई भी हो, वेलोसिटी कोई भी हो, उसका एक स्पेशल यूनिट दिया गया। क्या दिया गया, जैसे कि स्पीड का स्पेशल यूनिट दिया गया मीटर पर सेकंड। तो स्पीड जो हुआ ये फिजिकल क्वांटिटी हो गया, क्योंकि इनका मेजरमेंट किया गया, और मेजरमेंट किस में किया गया, मीटर पर सेकंड में। तो ये जो होगा ये फिजिकल यूनिट हो जाएगा, फिजिकल यूनिट हो जाएंगे। यानी कि जो क्वांटिटी जिनका मेजरमेंट किया गया वो फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा, और फिजिकल क्वांटिटी को जिस यूनिट में मेजर किया गया उसको क्या बोलेंगे हम, फिजिकल यूनिट नाम दिया गया। जैसे मान गए यहां पर दूसरा एग्जांपल फोर्स का, तो फोर्स जो है वो फिजिकल क्वांटिटी हो गया, और इसका यूनिट जो न्यूटन है वो कौन सा यूनिट हो जाएगा, इसको बोलेंगे फिजिकल यूनिट नाम दिया जाएगा। उसी तरह बहुत सारे चीज हैं, ठीक है, जैसे कि एक्सेलरेशन जो हुआ वो फिजिकल क्वांटिटी हो गया, और इसका यूनिट जो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो आपका क्या हो जाएगा, फिजिकल यूनिट हो गया। यानी कि जो क्वांटिटी होते हैं जिनका मेजरमेंट होगा उसको फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे, और जिस फिजिकल क्वांटिटी को जिस यूनिट में मेजर किया जाता है उसको कौन सा यूनिट कहेंगे, फिजिकल यूनिट कहेंगे। नोट कीजिए बच्चों, मिटाएं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, समझ में आ गया अच्छे से, ओके, मिटाएं इसको। अब देखिए जो फिजिकल यूनिट होते हैं उसके टाइप देखते हैं कि फिजिकल यूनिट कितने टाइप के होंगे। सो थोड़ा सा आज फर्स्ट लेक्चर है तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा बोरिंग महसूस हो रहा हो, क्योंकि 10th से अचानक 10th से 11th में आप लोग आए हैं, तो कुछ ऐसे नए टॉपिक मिल सकते हैं जो आपको पसंद हो सकता है नहीं भी हो पसंद, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही। अब देखिए नेक्स्ट, फिजिकल यूनिट। फिजिकल यूनिट सेम टू सेम फिजिकल क्वांटिटी की तरह दो टाइप के होते हैं। एक हो जाएगा फंडामेंटल यूनिट, जिसका डेरिवेशन पॉसिबल नहीं हो। जैसे कोई पूछे मास का यूनिट केजी होता है, प्रूव्ड करो, आप प्रूव नहीं कर सकते हैं उसको। टाइम का यूनिट सेकंड होता है, प्रूव्ड कीजिए, उसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। यानी कि जिस क्वांटिटी के यूनिट को वेरीफाई नहीं किया जा सकता हो उसको हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल यूनिट कहेंगे। जैसे हम यहां पर लिख सकते हैं, जैसे केजी फंडामेंटल यूनिट है, मास का यूनिट है, ठीक है ना। उसके बाद आता है मीटर, लेंथ का यूनिट है, METRE। इसके दो स्पेलिंग है, एक METRE और एक लिखते हैं METER, दोनों स्पेलिंग सही है।
तो मीटर ये लेंथ का यूनिट है। कोई पूछे कि लेंथ का यूनिट मीटर क्यों होता है, इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन कोई पूछे कि वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड क्यों होता है, स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड क्यों होता है, ठीक है ना, इसका फिर मोमेंटम का यूनिट केजी मीटर पर सेकंड क्यों होता है, इसको वेरीफाई किया जा सकता है। जैसे कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ और लेंथ यानी कि मीटर और टाइम का यूनिट सेकंड होता है, तो यहां पर आ गया मीटर पर सेकंड, डिराइव हो गया। उसी तरह स्पीड का भी, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस भी एक टाइप का लेंथ और टाइम क्या है मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, ये भी कितना हो गया मीटर पर सेकंड हो गया। यहां पर मोमेंटम बराबर होता है फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, तो मास का यूनिट केजी और वेलोसिटी का यूनिट क्या हो गया मीटर पर सेकंड, हमारे पास आ गया केजी मीटर पर सेकंड, यानी कि इसका भी डेरिवेशन पॉसिबल है। तो जिस यूनिट का डेरिवेशन पॉसिबल हो वो कौन सा यूनिट हो जाएगा, इसको बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट। जिसको फंडामेंटल यूनिट की मदद से वेरीफाई किया जा सके उसको क्या कहेंगे, डिराइव्ड यूनिट कहेंगे। जबकि फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, जिसका कोई डेरिवेशन पॉसिबल नहीं हो, यानी कि दो यूनिट हुए, एक फंडामेंटल यूनिट हुआ। फंडामेंटल यूनिट अगर इसको डिफाइन करें तो बोल सकते हैं इट कैन नॉट बी डिराइव्ड, इसको डिराइव नहीं किया जा सकता है, कैन नॉट बी डिराइव्ड विथ द हेल्प ऑफ अदर, दूसरे की मदद से इसको डिराइव नहीं किया जा सकता है। जबकि दूसरा नाम में ही है, नाम के अनुसार से लग रहा है डिराइव्ड यूनिट, यानी कि जिसको डिराइव किया जा सकता है किसकी मदद से, फंडामेंटल यूनिट की मदद से, यानी कि लिख सकते हैं इट कैन बी डिराइव्ड विथ द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट की मदद से इसको हम डिराइव कर सकते हैं। उसको कौन सा कहेंगे, डिराइव्ड यूनिट कहेंगे। नाम से ही पता लग रहा है डिराइव्ड, यानी कि डिराइव किया जा सके, और इसमें फंडामेंटल जिसका कोई डेरिवेशन पॉसिबल नहीं हो। जैसे यहां बता दिया मैंने फंडामेंटल यूनिट का एग्जांपल, केजी सिंगल है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है कि मास का यूनिट केजी क्यों होता है, तो ये फंडामेंटल यूनिट हो गया। लेंथ का यूनिट मीटर क्यों होता है, इसका भी पॉसिबल नहीं है, तो लेंथ का यूनिट मीटर कौन सा क्वांटिटी होगा, कौन सा यूनिट हो गया, फंडामेंटल यूनिट हो जाएगा। उसी तरह वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है, इसको मैंने प्रूव करके बता दिया कि मीटर पर सेकंड आता क्यों है, कहां से आता है, तो ये कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, डिराइव्ड यूनिट हो जाएगा। और स्पीड मीटर पर सेकंड, इसका भी यूनिट आ गया, डिराइव करके आ गया, तो ये कौन सा यूनिट हो जाएगा, डिराइव्ड यूनिट हो गया। उस तरह मोमेंटम को भी मोमेंटम के यूनिट को भी डिराइव कर दिया गया, ये भी आ गया, तो कौन सा क्वांटिटी हो गया, डिराइव्ड क्वांटिटी या डिराइव्ड यूनिट हो गया। ऐसे भी कह सकते हैं कि जितने डिराइव्ड क्वांटिटी हैं उनके जो यूनिट होते हैं वो डिराइव्ड यूनिट हो गए, और जितने फंडामेंटल क्वांटिटी हैं उनके जो यूनिट होते हैं वो फंडामेंटल यूनिट हो जाएगा। नोट कीजिए ताकि मिटाया जा सके, फिर आगे पढ़ाएं हम। नोट कीजिए बाबू। तो बच्चों मिटाएं इसे, उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि है क्या और किस तरह से क्या है। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे यूनिट एंड डायमेंशन का आगे वाला टॉपिक, कि सिस्टम ऑफ यूनिट क्यों बनाया गया। अब जितने यूनिट बने उनको एक सिस्टम देना जरूरी था ताकि लोग उसे बदल ना सके, लोग अपने मन से उसका यूनिट चेंज ना कर सके। तो सबका एक सिस्टम बनाया गया कि एक यूनिट के अंदर कितने क्वांटिटी आ सकते हैं, एक यूनिट के अंदर कौन कौन से क्वांटिटी आ सकते हैं। तो एक क्या बनाया गया, एक सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया। तो
एक सिस्टम दिया गया, सिस्टम ऑफ यूनिट, इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अ सेट ऑफ यूनिट्स, अ सेट ऑफ यूनिट्स that can be measured all type of physical quantity, जो हर एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सके, उसी को क्या कहेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट दिया गया। इसके बारे में चर्चा होनी शुरू हो गई कि कौन क्या था, कैसे बनाया जाए। सारे देश मिलकर के अपना अपना यूनिट बनाने के चक्कर में लग गए। बाद में सारे देशों का एक मीटिंग हुआ और फाइनल डिस्कशन, फाइनल डिसीजन निकाल लिया गया कि किसका क्या यूनिट होना चाहिए। तो सेट ऑफ यूनिट जो है या सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो मेनली 4 टाइप के सिस्टम आए, शुरू से लेकर अभी तक 4 टाइप के सिस्टम आए। पहला सिस्टम था जिसको सीजीएस कहा गया, सीजीएस कहा गया, जो फ्रांस के द्वारा लागू किया गया था। सीजीएस क्या है, जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता हो, उसको सीजीएस यूनिट कहा जाता है। जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, सीजीएस कहते हैं। दूसरा आया जिसका नाम दिया गया एफपीएस, जो ब्रिटिश के द्वारा लागू हुआ, ठीक है, जिसमें लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में मेजर किया गया, उसको क्या कहा गया, एफपीएस कहा गया। उसके बाद थर्ड नंबर में आया जिस सिस्टम ऑफ यूनिट में एमकेएस, ये भी फ्रेंच ही था। इसमें एमकेएस क्या था, एमकेएस का फुल फॉर्म क्या लिख सकते हैं हम, सोचिए, मीटर किलोग्राम सेकंड, यानी कि जिसमें लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, मास को किलो में भी लिख सकते हैं, किलो में, और टाइम को सेकंड में मेजर किया जा सके, उसको कौन सा नाम दिया गया, एमकेएस दिया गया। और लास्ट में आया एसआई सिस्टम, जो 1960 में एडॉप्ट किया गया था। इन 1960 में क्या हुआ था, एडॉप्ट किया गया था, मतलब कि इसको अपनाया गया था एसआई सिस्टम को। अब इतना 1 2 3 देख लीजिए, फिर 4 नंबर को एक्सप्लेन करेंगे हम लोग एसआई सिस्टम में क्या होता है। ये 1 2 3 में एक चीज कॉमन है कि किसी में भी टाइम का यूनिट चेंज नहीं हुआ। इसमें भी सेकंड था, इसमें भी सेकंड था और इसमें भी सेकंड था, बाकी सब लगभग चेंज होते चले गए। पहला था सीजीएस, सेंटीग्राम सेकंड, जिसमें मास को ग्राम में, लेंथ को सेंटीमीटर में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जा सकता था। दूसरा था एफपीएस, जिसमें लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जा सकता था। थर्ड नंबर में था एमकेएस, जिसमें मास को किलोग्राम में, किलो में, लेंथ को मीटर में और टाइम को सेकंड में मेजर किया गया, वो फ्रेंच के द्वारा ही लागू किया गया था। और 4 नंबर में आता है एसआई सिस्टम, यानी कि ये 1960 में 1960 में इसको एडॉप्ट किया गया, अपनाया गया। अब इसमें क्या क्या बातें हैं इसको हम लोग पढ़ेंगे, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे पढ़ें हम लोग। नोट कीजिए बाबू इसको, मिठाई बाबू देखिए, एसआई सिस्टम के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ें कि एसआई सिस्टम, थोड़ा सा उसके बारे में ज्यादा जानना था, इसलिए वहां पर मैंने नहीं बताया। एसआई सिस्टम के बारे में देखिए क्या होता है। सो बच्चों, एसआई सिस्टम फुल फॉर्म इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो एडॉप्ट किया गया था, एडॉप्टेड इन 1960, 1960 में एडॉप्ट किया गया था। ये जो एसआई सिस्टम है, एसआई सिस्टम इज बेस्ड ऑन 7 फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट तो याद होगा आप लोगों को, साथ ही होता है
7 फंडामेंटल यूनिट एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट, ये एक्स्ट्रा आ गया सप्लीमेंट्री यूनिट, उसके बारे में बताएंगे हम। पहले देख ले फंडामेंटल यूनिट, 7 फंडामेंटल यूनिट कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो देखिए पहला था, याद कीजिए, पहला इधर उधर भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि लाइन से ही लिखेंगे। देखिए मास, उसके बाद लेंथ, फिर थर्ड में टाइम, इधर उधर भी हो सकता है, मास लेंथ टाइम, उसके बाद लिख सकते हैं हम लोग टेम्परेचर, टेम्परेचर हो गया। 5 नंबर में लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट। 6 नंबर में लिख सकते हैं हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और 7 नंबर में लिख सकते हैं, याद कीजिए, और 7 नंबर में लिख सकते हैं हम लोग हम लोग लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी 7 नंबर में हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, डिनोट किया जाता है किसमें, केजी से। लेंथ का यूनिट मीटर, 2 स्पेलिंग मैंने बताया है, METER और METRE, मीटर जिसको डिनोट किया जाता है M से। उसके बाद टाइम को का यूनिट पता होगा, बहुत आसान है, सेकेंड इसका यूनिट डिनोट किया जाता है S से। टेम्परेचर का यूनिट होगा केल्विन, जिसको डिनोट किया जाएगा K से। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक करंट, जिसका यूनिट पता होगा एम्पियर, जिसको कैपिटल A से डिनोट किया जाएगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल लिखते हैं, मोल कंसेप्ट मिला होगा आपको 9th क्लास में या 11th के पहले वाले क्लास में मिला होगा। मोल जिसको डिनोट करते हैं MOL से। और लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता है कैंडेला, जिसको हम CD से डिनोट करते हैं। तो क्या हो गया, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हो गए, ये फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया, ये यूनिट हो गया, और इसका सिंबल हो गया। यानी कि यहां पर लिख सकते हैं ये क्वांटिटी हो गया, कौन सा क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या हो गया, उसका यूनिट हो गया, और यूनिट का सिंबॉलिक फॉर्म यहां पर मैंने लिख दिया। यहां क्वांटिटी है, यहां पर यूनिट है, और उसका सिंबॉलिक फॉर्म है कि कैसे उसको डिनोट करें, यह सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। मिटाया बाबू, चलिए गुड, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। मिटाते हैं इसको। बताया गया है कि एसआई सिस्टम जो होते हैं वो कितने चीजों पर डिपेंड करते हैं। एसआई सिस्टम 7 फंडामेंटल यूनिट और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट पर डिपेंड करता है। अब 2 सप्लीमेंट्री यूनिट देखिए, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, एक पहला फॉर 2D फिगर और दूसरा फॉर 3D फिगर। 2D जैसे कि सर्कल, इसके अंदर रेडियस कितना डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा, कहां पे किस लाइन के साथ कितना डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा, उसको हम क्या कहें, इसको हम रेडियन में डिनोट करते हैं। उसको रेडियन में डिनोट किया जाता है, याद आया, उसको रेडियन में डिनोट किया जाता है। और 3D फिगर के लिए जैसे कि स्फीयर हो गया, ठीक है ना, इसको स्टेरेडियन में डिनोट किया जाता है। एक को रेडियन हो गया, रेडियन का सिंबॉलिक फॉर्म RAD और स्टेरेडियन का सिंबॉलिक फॉर्म SR होता है, ठीक है ना। ये दो कौन सा यूनिट हो गया, कौन सा यूनिट हुआ, ये सप्लीमेंट्री यूनिट हो गया। एक 2D सरफेस के लिए जहां पर सर्कल फॉर्म होते हैं, उसमें जो एंगल का यूनिट निकालेंगे या जो भी चीजें निकालेंगे, जो भी एंगल का यूनिट निकालेंगे उसको रेडियन में कैलकुलेट करेंगे। और 3D सरफेस के लिए स्टेरेडियन में कैलकुलेट करते हैं, जिसको SR से डिनोट किया जाता है। तो मिटाऊं मैं इसे, ठीक है बच्चों, ओके। चलिए बच्चों पढ़ते हैं आगे हम लोग। देखिए नेक्स्ट, और आज के लिए, आज के लेक्चर का लास्ट क्लास, रूल्स फॉर राइटिंग SI यूनिट्स। SI यूनिट का लिखने का नियम, पहला नियम होता, इट इज
ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म, यह हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहना चाहिए, इसमें एस लगा करके एक से अधिक नहीं बनाना है, ठीक है। दूसरा, इसमें यूनिट जब लिख लें हम तो उसमें फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए, तो फुल स्टॉप इसमें नहीं देना है। जैसे मान गए लिख दिए हम कूलम, कूलम के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं देंगे, फुल स्टॉप देंगे तो ये बाद में दिया जा सकता है हट करके, लेकिन बीच में अगर जैसे कि कोई ऐसा यूनिट बीच में आता है, ठीक है, तो उसके जस्ट बाद फुल स्टॉप हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। सेंटेंस खत्म करने के बाद ही फुल स्टॉप दे सकते हैं। कूलम जैसे कि कोई भी यूनिट हो उसके जस्ट बाद हम फुल स्टॉप नहीं दे सकते हैं। थर्ड नंबर में आता है कि अगर साइंटिस्ट का नाम है, जैसे कि एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है, तो कभी भी उसका यूनिट लिखेंगे तो हमेशा स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट करेंगे। अगर फुल फॉर्म लिखना हो, तो फुल नेम लिखना हो, तो फुल नेम लिखना हो, साइंटिस्ट के नाम पर हो, तब क्या लिखेंगे हम, स्मॉल से स्टार्ट करेंगे। एग्जांपल में जैसे कि एम्पियर, फिर चार्ज का यूनिट कूलम होता है, तो दूसरा यूनिट लिख सकते हैं स्मॉल में ही कूलम लिखेंगे, लेकिन इसी को सिंगल लेटर से अगर डिनोट करना हो तब इसको एम्पियर को हम कैपिटल ए से लिखेंगे और कूलम को कैपिटल सी से लिखेंगे। यानी कि अगर फुल नेम लिखना हो तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे, और अगर सिंगल वर्ड का यूज करना हो, सिंबल लिखना हो, केवल सिंबल लिखना हो, तो उसको हम कैपिटल से लिखेंगे। ये दोनों तभी लागू होगा जब किसी साइंटिस्ट के नाम पर किसी का ऐसा यूनिट गिवन हो। तो देखिए, पहला कि हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, जैसे यहां पर वोल्टेज या कोई भी कूलम, तो कूलम्स नहीं लिख सकते हैं, यहां पर यूनिट के रूप में कूलम्स नहीं लिखेंगे, नहीं तो पता चलेगा कूलम एक नहीं एक से अधिक हो गए, जो कि संभव नहीं है। उसके बाद फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए, यानी कि यूनिट अगर बीच में है कहीं पर, उसके जस्ट बाद फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए, नहीं दे सकते हैं। हाँ, सेंटेंस खत्म हो तब फुल स्टॉप दे सकते हैं, लेकिन बीच में कहीं पर फुल स्टॉप हम नहीं दे सकते हैं। उसके बाद स्मॉल, अगर किसी साइंटिस्ट के नाम पर किसी क्वांटिटी का यूनिट दिया गया है, तो अगर फुल लिखना हो, फुल तरीके से डिनोट करना हो, तो उसको हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन सिंबॉलिक फॉर्म में अगर डालना हो तो कैपिटल ए से, जैसे एम्पियर को कैपिटल ए से डिनोट कर दिए, कूलम को कैपिटल सी से डिनोट किए, लेकिन यहां पर सी स्मॉल था और यहां पर ए क्या है, स्मॉल है, दोनों में स्मॉल है। लेकिन जब सिंबॉलिक फॉर्म में डाल ले तो दोनों क्या हो गया, कैपिटल फॉर्म में आ गया। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम लोग रहने देंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत सारे टॉपिक को पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सबसे बेहतरीन टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है, काफी मजा आएगा उसको पढ़ने में, जिसका नाम है डायमेंशनल फॉर्मूला, जिसको हम डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। बहुत मजा आएगा, इसको समझने में बहुत मजा आएगा। आज का जो लेक्चर हुआ है उसमें आप एक दो बार रिकैप करके देखिएगा, आपको जरूर अच्छे से समझ में आएगा। 10th से आप 11th में आए हैं, तो कुछ टॉपिक्स नए मिलने की वजह से एक बार में हो सकता है समझ में नहीं आए, लेकिन बार बार पढ़ने से हो सकता है वो समझ में आने लग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर आपसे न्यू टॉपिक लेकर के। टॉपिक का नाम है डायमेंशनल फॉर्मूला, मेजरमेंट, नीड फॉर मेजरमेंट, मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट क्यों जरूरी है, कुछ टाइम के बारे में भी जानेंगे, कुछ अदर यूनिट्स के भी बारे में जानेंगे, और तब पढ़ेंगे हम बेहतरीन चीज डायमेंशनल फॉर्मूला। तब तक के लिए बच्चों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से रहिए, तब तक मिलते हैं फिर। थैंक यू, ओके, बाय।